तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं अपनी वीडियो में कि जावास्क्रिप्ट के इंट्रोडक्शंस को और जावास्क्रिप्ट को क्यों यूज़ करते हैं अपने वेबसाइट के अंदर। तो देखते हैं क्या होता है ये जावास्क्रिप्ट। अभी तक आपने एचटीएमएल और सीएसएस का यूज़ तो किया है, ठीक है, और आपने अच्छे से वेबसाइट्स को भी क्रिएट किया, बट जावास्क्रिप्ट जो है ना वो एक एडिशनल फीचर है। जैसे ही आप क्या है, आपके पास अगर बॉडी में अगर जान ना हो तो क्या है, पूरी बॉडी हमारी क्या है, काम की नहीं रहेगी। इसी तरह जो जावास्क्रिप्ट है वो भी हमारी क्या है, एक सोल की तरह काम करती है। तो इसको हम क्या है आने वाली वीडियोस में जावास्क्रिप्ट को कवर करेंगे और इसके एक एक टॉपिक को कवर करेंगे और अच्छे से ही वेबसाइट को क्या है डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शंस की बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या होता है जावास्क्रिप्ट। तो अगर जावास्क्रिप्ट के इंट्रोडक्शन की बात करें, जैसे मैंने बताया कि अभी हमारी जो बॉडी है, तीन चीज़ों से मिलके बनी है। क्या है, बोन है, मसल है और एक है सोल, ठीक है। अगर बोन बात करें तो वो एचटीएमएल हो जाता है, और अगर मसल है तो मसल आपकी पता ही है वो है सीएसएस, ठीक है। कि स्ट्रक्चर क्या हो, जो आपकी आंखें होंगी क्या होगा, अलाइनमेंट हाथ कहाँ पर होंगे, पैर कहाँ पर होंगे, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अलाइनमेंट डिज जो ग्रिड सिस्टम जो सीएसएस के अंदर वो है। देन इसी में एक आता है जो सोल होता है, जो जावास्क्रिप्ट, यानी कि इसमें जो फीचर्स, जैसे मान लो कि आपको फॉर्म को फिल होने से रोकना है या फिर फॉर्म में कैसी कैसी चीज़ों को ऐड करना है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। और आपको स्लाइडर्स बनाने हैं, आपको ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ बनाने हैं जो ड्रॉप करते हैं, क्लिक करते हैं हमारे पास बहुत सारी, और कई सारे माउस पॉइंटर्स की भी जैसे मूव कराते हैं तो कर्सर पॉइंट होता रहता है, ठीक है। और बहुत ही एक सर्कल आता रहता है उसमें। और जैसे आप क्या है, आपको यूज़र फ्रेंडली बनाना है, आप यूज़र किसी भी बटन पे क्लिक करें तो तुरंत रीलोड हो जाए, सॉरी, विदाउट रीलोडिंग उस पेज को क्या है, एक्शन को परफॉर्म कर दे। तो इस तरह की सारी जो फीचर्स हो जावास्क्रिप्ट के अंदर है। तो जावास्क्रिप्ट क्या है, एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जिसे बोलते हैं। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्यों बोलते हैं, तो क्लाइंट साइड होता है यानी कि मैं एक डेवलपर हूँ और सामने आप जो हैं वो क्लाइंट हो। आप हमारी वेबसाइट को देख रहे हो तो वो क्या है, आप क्लाइंट बन गए। तो जो क्लाइंट के लिए बनाई जाती है वेबसाइट, जो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज होती है वो होती है हमारी जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ये रन करती है डायरेक्टली किसमें, वेब ब्राउज़र के अंदर, यूज़र्स के वेब ब्राउज़र्स यानी, ठीक है। डेवलपर के तो बात ही अलग है, डेवलप करते हैं आगे, ठीक है। इट अलाउ वेब पेजेस टू रिस्पॉन्ड टू यूज़र एक्शन विदाउट रीलोडिंग द पेज, यानी कि आप बहुत सारे कोई सा भी एक्शन अगर परफॉर्म करना है तो विदाउट रीलोडिंग प्रोसेस करते ही आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के बाद आपके क्या है, ये जैसे रोल की बात कर लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट का क्या रोल है इसके अंदर। तो क्रिएट कर सकते हो इंटरेक्टिव वेबसाइट, यानी कि बहुत अच्छी अच्छी एक तरह की इंटरेक्टिव वेबसाइट बना सकते हो, और डायनेमिक वेबसाइट बना सकते हो। और डायनेमिक वेबसाइट आपने देखा होगा कि जैसे कोई भी वेबसाइट होती है उसमें यूज़र एक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। उसके पास एक्शन आता है और उसके पास रिक्वेस्ट आती है, सेंड और सेंड होती है, रिसीव होती है, दोनों चीज़ें होती हैं। तो ये होती है आपकी जो डायनेमिक है वो होती है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है यूज़र का डाटा स्टोर होता है, और जैसे कुकीज़ स्टोर करते हैं ब्राउज़र के अंदर, कुकीज़ स्टोर होती हैं या फिर उसका डाटा स्टोर होता है, तो उसमें आपका क्या है, ये डायनेमिक वेबसाइट में रिस्पॉन्स कर देता है, ठीक है। इम्प्रूव करता है यूज़र एक्सपीरियंस, यानी कि यूज़र जो है बहुत ही ईजिली अट्रैक्ट होता है, और जो वेबसाइट बनती है उसको बहुत पसंद आती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या है उसको पसंद करते हैं, ठीक है। तो यूज़र एक्सपीरियंस भी ज़्यादा बढ़ेगा। कंट्रोल कर सकते हो किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट को, आप आसानी से सीएसएस के एलिमेंट को जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप यूज़र से वैलिडेशन की मदद से क्या कर सकते हो, उस यूज़र को एक्शन दे सकते हो कि कौन कौन सा एक्शन उसको परफॉर्म करना है, ठीक है। इसी तरह से आगे है जो जावास्क्रिप्ट होता है, वाई जावास्क्रिप्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये क्या करता है, इंटरेक्टिव वेबसाइट बनाता है, रिड्यूस सर्वर लोड, यानी कि जो सर्वर है, यानी कि जो बैकएंड में जो चल रहा है सर्वर, या फिर आपके जो फ्रंट एंड में जो सर्वर चल रहा है, उसमें लोडिंग प्रोसेस नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, यानी कि रिस्पॉन्स जो होना चाहिए बहुत ही फास्ट होना चाहिए वेबसाइट का। क्योंकि ये जो लाइट वेट है, इसमें ज़्यादा जो साइज़ है, पेज का साइज़ है वो इतना नहीं होता है, उतना रिक्वेस्ट या फिर उतनी जो उम, जो वो होता है ना कि जैसे फाइल्स होती हैं, ठीक है। फाइल्स बहुत ही अच्छे से लोड होती हैं, ठीक है। और उसमें
लोडिंग प्रोसेस ज़्यादा नहीं होता, मेमोरी साइज़ कम होती, ये सारी क्या है रिड्यूस करता है सर्वर के लोड को। देन उसके बाद ये फास्टर भी है। अब मेमोरी का जो साइज़ है इसमें स्टोर, जैसे मान लो कोई भी जावास्क्रिप्ट की फाइल बना तो बहुत छोटी केबी में आप बड़ा फंक्शन बना सकते हो, ठीक है। और आप फास्ट इसलिए बनती है कि जैसे मेमोरी का साइज़ कम है, रीलोडिंग प्रोसेस जल्दी है, यूज़र एक्सपीरियंस ज़्यादा है क्योंकि फास्ट रन कर रही है, लोड ज़्यादा नहीं ले रही है, ठीक है, सर्वर पे ज़्यादा इशू नहीं आ रहे हैं। तो इसके थ्रू आप क्या है, जो जावास्क्रिप्ट का जो रिस्पॉन्स होता है बहुत ही फास्ट होता है और यूज़र एक्शंस बहुत ही फास्ट होता है। वर्क करता है ऑल मॉडर्न ब्राउज़र में, चाहे जो भी ब्राउज़र हो, चाहे वो आपका फायरफॉक्स हो, चाहे क्रोम हो, चाहे एज हो, ये सारे वेब ब्राउज़र क्या हैं इसको रन कर सकते हैं, ठीक है। ईज़ी टू लर्न तो वही है, अगर आपको अच्छे से आता है तो आप सीख लेते हैं तो ईज़ी टू लर्न है, वाइडली यूज्ड होता है क्योंकि हर जगह यूज़ होता है वेब जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। देन इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, क्या है इसके फीचर्स। तो अभी मैंने कुछ फीचर्स तो बताए हैं, तो और भी जैसे फीचर्स हैं, जैसे लाइट वेट एंड फास्ट तो है ही आपको। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, अगर मैं ऑब्जेक्ट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोलूँ तो इसमें क्या है, आपकी कई सारी क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का यूज़ भी कर सकते हो, यानी कि एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट दे सकते हो इसको, ठीक है। तो आने वाली वीडियोस में क्या है, ऑब्जेक्ट जो बेस्ड जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है उसको समझेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, क्लास क्या होती हैं, इन दोनों का क्या यूज़ करना है और इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, आप कैसे एक यूज़र के जो स्क्रिप्ट है या फिर कोडिंग है बहुत बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही इसमें प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म में आप इसको यूज़ कर सकते हो। इवेंट ड्राइवन है, जैसे आप कोई भी इवेंट लगाते हो, जैसे क्लिकेबल इवेंट है, जैसे होवर इवेंट है, की प्रेस है, आप कोई भी की प्रेस करते हो, प्रेस करने पे क्या इवेंट हो, ठीक है। होवर होवर मैंने आपको बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे ले जाते हो, विदाउट क्लिकिंग इवेंट होता है वो, ठीक है। जो अपीयर होता है, जो स्टाइलिंग अपीयर होती है विदाउट क्लिकिंग, जब हम कहीं पे ले जाते हैं तो वो होता है। जैसे यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे इसमें ना तो क्लिक किया ना कुछ, बस इसके ऊपर ले गया, तो यहाँ पे क्या है, इसने हाईलाइट कर दिया ऊपर यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका होवर इवेंट है। और क्लिक इवेंट में जैसे मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक किया तो ये क्या है, ड्रॉप हो गया, इसमें ये सारे फीचर्स आ गए। तो हम ये सारे फीचर्स बना सकते हैं इसमें जावास्क्रिप्ट के अंदर। एनिमेशन सपोर्ट करता है, मल्टीमीडिया के लिए इवेंट्स जो होते हैं, मल्टीमीडिया वीडियोस वगैरह, ऑडियोज़ वगैरह को सेट कर सकते हो अच्छे से इसमें। और आपके 2x 3x ये सारी चीज़ें आप इसमें परफॉर्म कर सकते हो। फॉर्म वैलिडेशन लगा सकते हो, ड्रॉप डाउन मेन्यू बना सकते हो, ठीक है। ड्रॉप डाउन मेन्यू में क्या होता है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या है, ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गए, ठीक है। फिर यहाँ पे स्लाइडर्स हैं, स्लाइडर्स में क्या है, जैसे ही आप यहाँ पे गए, यहाँ पे ये जो स्लाइडर है इसमें क्लिक करते ही क्या है, इधर लेफ्ट साइड में चला जाएगा, तो स्लाइडर्स हो जाते हैं, ठीक है। इमेज गैलरी आप आसानी से बना सकते हो, इमेज गैलरी में आप एनिमेशन लगा सकते हो, पॉपअप दे सकते हो, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया तो पॉपअप आ गया, या फिर किसी बटन पे क्लिक करने पे पॉपअप आ गया, ये सारी चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। देन उसके बाद डायनेमिक कंटेंट अपडेट कर सकते हो, अगर कुछ चीज़ें चेंजेस करने हैं आपको उसके अंदर, किसी यूज़र की चेंजेस करनी है या फिर किसी सर्वर की चेंज करनी है तो ईजिली आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो था जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन, ठीक है। और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो वेज होते हैं, कितने वे होते हैं जावास्क्रिप्ट को अप्लाई करने के। तो जैसे हमने सीएसएस के अंदर सीखा था कि यहाँ पे 3 वे होते हैं सीएसएस में, तो जावास्क्रिप्ट में भी क्या है, 3 वे होते हैं अप्लाई करने के। इनलाइन होता है, यानी कि आप बॉडी टैग के अंदर ही आप उसको यूज़ कर सकते हो। इंटरनल है, इंटरनल यानी कि आप स्क्रिप्ट लगा सकते हो स्टाइल के अंदर, हेड टैग के अंदर, या फिर लास्ट में आप स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करते हो और स्क्रिप्ट के अंदर ही यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे इंटरनल है, एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल सीएसएस क्या है, एक न्यू फाइल बना के करते हो, जैसे आप न्यू फाइल बनाई और उसको लिंक कर दिए इसके अंदर, ठीक है। तो आगे आने वाली वीडियोस में हम इन तीनों का यूज़ करके बताएंगे, ठीक है। फिर अगर आप इसके सिंटेक्स की बात करें तो देखो यहाँ पे ये इसका सिंटेक्स है, ये अगर इन तीनों में से बात करें कि ये कौन सी जावास्क्रिप्ट है, फॉर्मेट है, तो ये आपका इंटरनल जो जावास्क्रिप्ट है वो बोलते हैं इसको, क्योंकि स्क्रिप्ट के अंदर आप इसको यूज़ कर रहे हो, ठीक है। देन इसके बाद चलते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। यानी कि जो जावास्क्रिप्ट है वो वेरिएबल्स
क्या होते हैं और यूज़ क्यों करता है जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स का, ठीक है। तो अभी तक क्या है, आपने बहुत सारी लैंग्वेजेस में पढ़ा होगा, चाहे पाइथन हो, चाहे आपका सी लैंग्वेज हो, सी प्लस प्लस हो। उसमें क्या है, ये जो वेरिएबल्स होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर वेरिएबल ना हो तो आप कोई भी प्रोग्राम आसानी से बना नहीं सकते, ठीक है। तो जो वेरिएबल हैं वो क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे मान लो कि आप कोई वैल्यू स्टोर करा रहे हो तो वो वेरिएबल्स में स्टोर हो जाएगी। आप कोई एक्शन इवेंट स्टोर करा रहे हो तो इवेंट भी क्या है, आपका वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका वेरिएबल बोला जाता है। वेरिएबल बनाने के फिर टाइप भी होते हैं कि आप वेरिएबल को कैसे कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। मोस्टली होता है कि वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए आपको वैसे 3 मेथड हैं। ये तो डिक्लेरेशन मेथड है, बट वेरिएबल कैसे बनाने हैं, उसमें नंबर स्टार्टिंग नहीं होना चाहिए कि कोई भी नंबर हो, जैसे 1 2 3 XYZ नहीं होना चाहिए। जैसे 1 2 3 नहीं होना चाहिए। मान लो सबसे पहले वेरिएबल बनाने का मेथड होता है कि उसको स्क्रिप्ट जो अल्फ़ाबेट है वो यूज़ करो, ठीक है। अल्फ़ाबेट, देन उसके बाद आप उस वेरिएबल को नाम दो कुछ। बट अगर मान लो मैंने वेरिएबल का नाम दिया है बट उसको डिक्लेयर भी तो करना है, तो डिक्लेयर हमारे पास 3 मेथड होते हैं, ठीक है। तो 3 मेथड में जो फर्स्ट मेथड होता है वेर। तो वेर क्या है, एक तरह का नॉर्मल जो ओल्ड मेथड है बोल सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो फंक्शन स्कोप है, ठीक है, वो आप आसानी से बना सकते हो। बट इसमें तो ये है, इसको आप क्या है डिक्लेयर कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। यानी कि मान लो सेम वेरिएबल है, ठीक है, मान लो ए नाम से एक वेरिएबल है, दूसरा नाम वेरिएबल भी ए ही नाम से है, तो वो दोनों वर्क करेंगे। उसकी जो वैल्यू होगी पहले अलग होगी, देन उसके बाद जब डिक्लेयर किया दूसरा वाला तो उसकी वैल्यू अलग हो जाएगी, ठीक है। यानी कि उसको आप अपडेट भी कर सकते हो, उसके सेम वेरिएबल के नाम से बना भी सकते हो। इसमें ये डिफरेंस है। बट अगर मैं लेट की बात करूँ यहाँ पर, वो क्या होता है, जो लेट होता है ये इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इन ES6 में, ठीक है। और इसमें क्या ऐड किया गया था, ब्लॉक स्कोप ऐड किया गया था, ठीक है। ब्लॉक स्कोप में ये होता है कि आप एक बार डिक्लेयर कर दो, डिक्लेयर करने के बाद अगर उसका वेरिएबल चेंज होता है तो वो सेम वेरिएबल यूज़ नहीं हो सकता। यानी कि आप उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है। आप जैसे मान लो मैंने ए नाम का वेरिएबल है, सेम नाम से वेरिएबल दोबारा बनाना चाहता हूँ, तो वो क्या है, डिक्लेयर नहीं होगा, ठीक है, रीडिक्लेयर नहीं हो सकता। बट सेम स्कोप में आप उसकी वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, इसकी जो वैल्यू है उसको अपडेट कर सकते हैं, समझ आया। तो इसमें आप क्या कर सकते थे, रीडिक्लेयर भी कर सकते थे और अपडेट भी कर सकते थे। बट इसमें रीडिक्लेयर नहीं कर सकते आप, सिर्फ एक बार बना सकते हो एक वेरिएबल को, दूसरी बार नहीं बना सकते। बट उसी वेरिएबल को अपडेट कर सकते हो। मान लो मैंने क्या है, मेरा बचपन का नाम विकास था, ठीक है, मैंने अपडेट करके मेरे घर में कुछ और बोलते हैं, ठीक है, बाहर कुछ और बोलते हैं, तो ये मैंने क्या एक अपडेशन किया। बट है तो मेरा नाम क्या है, सेम वैल्यू, बट मैं अपडेट कर सकता हूँ इस चीज़ को। तो ऐसे ही यहाँ पे कॉन्स्ट वेरिएबल होता है। कॉन्स्ट डिक्लेरेशन में क्या होता है कि भाई आप उसको, ये भी ES6 में इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। बेसिकली जो ES6 होता है इसको 2015 में ऐड किया गया था, ठीक है। ये क्या करता है, ये जो जावास्क्रिप्ट के न्यू फीचर्स हैं उसको ऐड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्स्ट में क्या होगा, इसमें ब्लॉक स्कोप तो होता है, ठीक है, ऐड होता है, बट यहाँ पे क्या है, इसको रीडिक्लेयर तो कर ही नहीं सकते आप। एक बार डिक्लेयर कर दिया उसकी वैल्यू फिक्स हो गई। आप ना तो उसको वैल्यू को चेंज कर सकते हो, यानी कि आप उसमें वैल्यू को असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू असाइन तो कर सकते हो, बट उसकी जो वैल्यू है आप अपडेट नहीं कर सकते, ठीक है। मान लो एक बार आपने क्या है वेरिएबल बनाया, उसकी वैल्यू लिख दी 5, बट मैं चाहता हूँ उसकी वैल्यू को अपडेट करना, तो मैं उसको बोल दिया कि A = 10, तो वो क्या होगा, जो रीडिक्लेयर है तो सॉरी अपडेट तो होगा नहीं क्योंकि वैल्यू पहले से सेट हो रखी है, ठीक है। बट ना तो इसमें क्या होगा, रीडिक्लेयर होगा, ना ही इसको अपडेट कर सकते हैं। और वैल्यू क्या होगी, मस्ट बी असाइंड एंड डिक्लेरेशन, यानी कि जो वैल्यू होगी पहले ही असाइन होनी चाहिए जो डिक्लेयर करोगे आप, समझ आया। यानी कि ये जो वेरिएबल है आपका फिक्स रहेगा। तो ये तो था आपका क्या है, वेरिएबल्स।
अब हम आने वाली वीडियोस में क्या है, इनके प्रैक्टिकल्स को और अच्छे तरीके से करेंगे और आपको जो वेरिएबल है, लेट और कॉन्स्ट और जो वेर है, इन सभी को और अच्छे से समझाएंगे और जो इनलाइन है, इंटरनल CSS है, उसको कैसे यूज़ करना है वो भी समझाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आपको कोई भी डाउट है तो हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही न्यू वीडियोस के साथ। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय, थैंक यू।